नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आप ही के चहीते और कानूनी मशवरों से लबरेज ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं इस एतमाद के साथ आप तमाम का खैर मकदम करता हूं कि हमेशा की तरह आपको अपने हुकूक से वाकिफ़ करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव को शुरू करने के कई एक मकासद, कई एक वजूहात हैं जो मैं हर हफ्ते अक्सर दोहराता आया हूँ। एक बार फिर उसको दोहराता चलूँ कि यूँ तो कहने को आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 67 साल हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आज भी हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जहाँ गैर तालीमी याफ्ता है यानी अनएजुकेटेड है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग तालीमी याफ्ता हैं यानी एजुकेटेड है, उनमें भी कसीर तादाद में लोग अपने हुकूक से या अपने लॉ ऑफ द लैंड से वाकिफ़ नहीं है। इसके भी कई वजूहात हैं। हमारी नज़र में सबसे अहम वजह जो है वो ये है कि यूँ तो कहने को हमारे हिंदुस्तान की कौमी ज़बान हिंदी है, यानी हिंदी है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट और स्टेट असम्बलीज़ में जो कवानीन बनाए जाते हैं वो अंग्रेज़ी में बनाए जाते हैं। शायद यही वजह है दोस्तों, जो लोग तालीम याफ्ता है, जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में तालीम हासिल की, वो इन हुकूक से बेहतर अंदाज में वाकिफ़ नहीं हो पाते या इन कवानीन को बेहतर अंदाज में समझ नहीं पाते। लेकिन इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून से जुड़ी किताबों में अक्सर हमें दो जुमले पढ़ने को मिलते हैं कि एक, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, तो दूसरा, लॉ हेल्प्स विजिलेंट एंड नॉट डोरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कानून गाफिलों की मदद नहीं करता। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुंसिफ चैनल ये कोशिश कर रहा है कि हर हफ्ते आप तमाम के सामने हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ वकला या कानूनदां को पेश करे, ताकि वो जो अपना इल्म है कानून से जुड़ा, जो अपने तजुर्बात है क़वानीन से जुड़े, उसको आसान अंदाज में आप तमाम को बताते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ़ करवाए। तो आइए नाजरीन, जानते हैं आज का उन्वान। आज हम किसी कानून पर तो गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा एडवोकेसी सिस्टम है यहाँ पर हिंदुस्तान में, जो लॉ ऑफ द लैंड है या फिर एडवोकेसी प्रोफेशन जो है, आज इन चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्पेसिफिकली आज का हमारा उन्वान होगा करियर इन लॉ। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में 3 एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। सबसे पहले मेरी सीधी जानिब हैं मोहतरमा चांदनी मल्होत्रा साहिबा, जो कन्वर्जेशनल इंग्लिश ट्रेनर है, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ या किसी भी किस्म की कंपनीज़ हो, वहाँ पर इंटरव्यूज़ किस तरीके से फेस किए जाते हैं या उसमें डूज़ एंड डोंट्स जो होते हैं, इसके लिए आप ने अभी तक सैकड़ों बच्चों को तैयार किया है। चांदनी मल्होत्रा साहिबा का ताल्लुक़ बेंगलुरु सिटी से है। आपका ताल्लुक़ बेंगलुरु सिटी के एक एजुकेटेड और एरिस्टोक्रेट फैमिली से है। इनके बाद मेरे सीधी जानिब हैं मोहम्मद समीर, जो लीगल एसोसिएट है क्विसलेक्स LPO में, यानी लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। इससे पहले आप पुणे में माइंड क्रिस्ट कंपनी में एसोसिएट अटर्नी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। आपका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट परभनी महाराष्ट्र से है। दोस्तों, आप दोनों के बाजू में है हमारे सीनियर कानूनदा, जो सुल्तान उलूम लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर है। गुज़िश्ता 25 सालों से आप बहैसियत प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की, जिनका ताल्लुक़ सिकंदराबाद हैदराबाद से ही है। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में हमारे आज के 3 एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू माई प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव। श्योर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन करियर इन लॉ, बट बिफोर दैट हम चाहेंगे कि नाजरीन हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें, ताकि प्रोग्राम के दौरान आप हमें आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, यानी करियर इन लॉ, अगर LLB है तो उसके बाद क्या किया जा सकता है, अगर आप एडवोकेट है तो एडवोकेसी के अलावा क्या किया जा सकता है, इन तमाम नुकात पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह हमारे फ़ोन नंबर से 04066660058, एक और दूसरा नंबर भी है 04066660059। दोस्तों, कॉल करते वक्त 3 चीज़ों को ज़रूर जहन में रखिएगा। सबसे पहले, सवालात मुख्तसर से हम तक पहुँचाएँ। दूसरा, जब भी आप हमसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करें तो टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर दें या बंद कर दें। तीसरा, अगर आप हमसे सेल फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे हो तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। उम्मीद के इन बातों पर अमल करते हुए आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से ये करना चाहूँगा कि ये LLB कोर्स एक्चुअली होता क्या है, इस पर आप तफसीली रोशनी डालिए। जी साहब। हमारे एतमाद साहब, ये LLB कोर्स जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है, और देखते हैं बच्चा जब थोड़ा भी होश में आया तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप बोलते हैं क्या बच्चे क्या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बन गया या वकील बनेगा,
जी। तो जैसा कि अब इंजीनियर बनना है तो बीटेक है या जी। बी है बोलते, बैचलर ऑफ इंजीनियर्स और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर अगर डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ता। जी। उसी तरह अगर वकील बनना है, लॉयर बनना है तो ये एलएलबी कोर्स जी। करना पड़ता। ये एलएलबी एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होती है, एलएलबी क्या है। जी। तो एक्चुअली ये लैटिन वर्ड से आया, लेक्स लेगम बैक्युलर बोलते, तो अपने उसमें उसके बैचलर ऑफ लॉज बोलते। जैसा बैचलर ऑफ आर्ट्स है बीए, बीकॉम में बैचलर ऑफ कॉमर्स, जी। उसी तरह एलएलबी जो है बैचलर ऑफ लॉज है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जी। ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अगर बीए के बाद एलएलबी करते हैं तो डबल ग्रेजुएट हो जाते हैं। जी। ऐसा है। एलएलबी का जैसा आपने भी जिक्र किया है कि उसका जो डेफिनेशन लैटिन टर्मिनोलॉजी में दिया गया है, एल जो डबल एल इसमें इस्तेमाल होता है, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? इस डबल एल क्यों इस्तेमाल होता है? बैचलर ऑफ लेगम। जी, लेक्स लेगम। लेगम तो लॉ ऑफ द लैंड ही उसका शायद मतलब होता है। इसके अलावा भी जैसा कि हम पढ़ रहे थे एलएलबी जब हमने किया, उस दौरान हमारे एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने भी जो है इसका कुछ डेफिनेशन इस तरीके से डिफाइन किया था कि ब्रिटेन में किसी प्लूरल चीज़ को अगर आप बताना है तो डबल एल इस्तेमाल किया जाता है। तो बैचलर ऑफ लॉज भी इसका मतलब होता है। तो जैसा कि साहब ने फरमाया कि वाकई में हिंदुस्तान में 3 अहम प्रोफेशंस माने जाते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग, दूसरा होता है मेडिसिन और तीसरा जो है वकालत की डिग्री होती है। आज़ादी से पहले लोग जो नोबल प्रोफेशन को इख्तियार करते थे वो मेडिसिन भी नहीं था, इंजीनियरिंग भी नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉ था, जिसमें लोग जो है बैरिस्टर बना करते थे, सॉलिसिटर बना करते थे, वकील बना करते थे। इन चीज़ों पर भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। मेरा दूसरा सवाल अब्दुल्ला साहब से ये होगा कि ये एलएलबी कोर्स में दाखिला लेने का क्या प्रोसीजर होता है, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं? तो ये एलएलबी जो है 2 कोर्सेस है। एक तो 3 इयर्स कोर्स है जी, 3 साल का जी, और दूसरा 5 इयर्स कोर्स है। जी। मैं माज़रत खाई से आपको रोकूंगा, एक सवाल शामिल कर लेंगे, फिर इस पर आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम। हेलो। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास बराबर। जी, मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है। आप अपना नाम और सवाल बता दें। हाँ, मेरा नाम रफीक खान है, बोधन से बोल रहा हूँ। जी रफीक साहब, फरमाइए। हमारा सवाल ये है कि हमारी एक जमीन है 2 एकड़ 22 गुंठे जी, बोधन में रहती है। अब उसको हमने वो 1979 में खरीदे थे, 1979 में खरीदे थे जी, और वो खरीदने के बाद वो जिस साहब के नाम पर थी वो हमको रजिस्ट्री करके दिए। जी, अब हम हाल में एक 8 दिन 15 दिन पहले हम वो जमीन थोड़ी सी बेचने के लिए करे तो वो रजिस्ट्री नहीं हो रही है। जी, किस वजह से? हाँ, उसमें तो औकाफ लैंड बोल के आ रहा। जी जी, वक्फ। जी जी, वक्फ बोल के आ रहा। जी जी, वक्फ लैंड। तो हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अब उसको कैसा करना? हम जो जमीन लिए थे वो खजायत के काजी साहब की थी वो। जी, लेते वक्त उन्होंने कहा था कि ये वक्फ लैंड है। हाँ, वक्फ लैंड बोल के जब नहीं बोले थे वो लोग। ठीक है, वो साहब जो जिससे हुई हमको, जिन साहब से आपने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो अभी बाकायदे हयात हैं? नहीं, उनके बच्चे हैं। तो हाल में वो उनकी जो बाकी जमीन बची थी वो औकाफ में जम कर दिए वो लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। ज़रूर इस पर जो भी मुनासिब जवाब होगा, क्योंकि आज का हमारा उन्वान तो नहीं है, मैं देखता हूँ जैसा भी मौका मिल गया इस पर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। साहब, आप फरमा रहे थे कि एलएलबी कोर्स में दाखिला लेने के तरीक़ाकार। एक तो 3 इयर्स कोर्स है और दूसरा जो है 5 इयर्स कोर्स है। 3 इयर्स कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी जो है यानी ग्रेजुएट, जी, जो बीए हो या बीकॉम है या बीटेक भी हो सकता है, एनी ग्रेजुएट। और 5 इयर्स के लिए इंटरमीडिएट। जी, और इसके अंदर जो है 2 है, नेशनल लॉ स्कूल्स है जी, और स्टेट में जो है, अगर स्टेट में एडमिशन लेना है, स्टेट यूनिवर्सिटी जैसा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना में, जी, तो आपको जो है लॉ सेट, स्टेट में पूरा आंध्र प्रदेश में लॉ सेट एंट्रेंस कंडक्ट एग्जाम होता है, जी, जिसको एक कन्वीनर अपॉइंट किया जाता है। तो कन्वीनर जो है नोटिफिकेशन के जरिए लॉ सेट, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग अप्लीकेशन डालें। ये जनरली किस महीने में ये एंट्रेंस की डेट आती यूजुअली है? अप्रैल मई में होता है। जी, उसके बाद उसमें अप्लाई करना होता अप्लाई करना, और उसमें जो है 3-4 किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, जैसा कि मैथ्स रहता, जनरल इंग्लिश रहता, जी, लीगल एप्टीट्यूड रहता, लॉजिकल रीजनिंग, जी, इस बेसिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप रहता अक्सर। तो वो टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए आप। जी,
क्वालिफाई हो के स्टेट के अंदर ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45% मार्क्स रहना। ग्रेजुएशन 45 से कम है, अगर लॉ सेट पास भी है तो आपको एडमिशन नहीं मिलती जी। और पहले यह था कि एनी ग्रेजुएट बोलते, जैसा कि एनी ग्रेजुएट बोलते हो, कई लोग जो है ओपन यूनिवर्सिटी जैसे अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट विदाउट एसएससी विदाउट इंटरमीडिएट भी करें, वैसे लोग भी आज से 5-6 साल पहले जो है एडमिशन ले लिए। लेकिन आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स गाइडलाइंस है कि वन शुड बी 10+2 एसएससी और इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन है तो ही कैन बी एडमिटेड टू 3 years लॉ कोर्स। 5 years के लिए जो है इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन इज इनफ। सेम केस 45%। और बार काउंसिल का एक रूल है कि एज रिस्ट्रिक्शंस भी आ गया है। 5 years के लिए उम्मीदवार जो है ओनली 20 years, ही शुड नॉट बी मोर देन 20 years, 20 साल से ज़्यादा नहीं रहना जी। और जो है 3 years के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं रहना। लेकिन इसको कोर्ट में स्टे की वजह से प्राइवेट कॉलेजेस में तो अभी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज 50 year 60 year वाले भी एडमिशन ले रहे जी। मेरा इस पर मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। एक कॉलर को मैं शामिल करता हूँ, देखते हैं कौन सा और क्या जानना चाहते हैं। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम सरताज अहमद। जी फरमाइए साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोरटला से बात कर रहा हूँ। जी साहब फरमाइए। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ जी सर। 96 में मैं एक दुकान खरीदा था जी। तो वो दुकान भाइयों को ही दिया था। मैं किसको दिए थे? भाइयों को दिया था किराए पे। जी जी। तो ऐसी ओरली दिया था जी। अब बाद में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से क्या हो गया, चलो जान दे बोल के 3000 किराए पे देके 2 साल पहले मैं खाली सादा कागज पे लिखा लिया, मैं भाइयों को दिया किराए पे। जी जी। अब उसके बाद क्या हुआ, परसों एक 6 महीने पहले वो आबाई मकान जो था वो तकसीम हो गया, उसमें भी पूरा मेरे को हिस्सा दिए जी। मगर अब ये बोल रहे हैं कि दुकान भी पूरी ये जाती प्रॉपर्टी है, ये जो है सो आबाई प्रॉपर्टी है, इसमें भी बांट के देना हिस्सा बोल के बोल रहे हैं। जी जी। जबकि मैं हिंदुओं के पास से खरीदा था वो प्रॉपर्टी और पूरा मेरे नाम पे है, पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरा मेरे नाम पे है। ठीक है, ये दुकान जो है किराया दो बोल के बोले तो 3000 रुपए किराए पे अग्रीमेंट लिख के दिए। किराया दो बोले तो हमेशा लड़ रहे, तलवार लेके भोग देता हूँ, रिवॉल्वर लेके शूट कर देता हूँ। जी जी। और जो है सो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्तार साहब, आपने हमें कॉल किया। ये किराएदार और मकानदार से रिलेटेड सवाल है। कल हम गुफ्तगू करेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट पर। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके इस सवाल को कल के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूंगा। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि LLB कोर्स में दाखिला किस तरीके से लिया जा सकता है। एनी ग्रेजुएट इज़ एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन LLB कोर्स। साहब ने फरमाया जो 3 years का कोर्स होता है, और 5 years के कोर्स के लिए इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी होती है, 20 साल उसमें उम्र होनी चाहिए। और LLB 3 years कोर्स के लिए 30 साल उम्र रखी गई है, लेकिन स्टे कोर्ट में है। इसकी वजह से प्राइवेट कॉलेजेस में 30 साल से अबव भी जो लोग हैं उनको एडमिशन्स अभी फ़िलहाल मिल रहे हैं। साहब ने गुफ्तगू के दौरान ये भी फरमाया था कि पहले ओपन यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन किए करते थे उनको भी दाखिला मिल सकता था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मेरा एक अहम सवाल ये साहब से रहेगा, क्या LLB को डिस्टेंस एजुकेशन में या डिस्टेंस मोड में किया जा सकता है? LLB को डिस्टेंस तो बहुत दूर की बात बोले आप जी। जब हम पढ़े थे, शायद आप तो नहीं पढ़े होंगे, और कई आज सिटिंग जजेस है सब इवनिंग कॉलेजेस से करे सो इवनिंग लॉ कॉलेजेस थे पहले। जी जी। दिन में जॉब करते थे, इवनिंग में। लेकिन अभी बार काउंसिल जो है बहुत सीरियस है जी। दे वांट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ लीगल एजुकेशन, आई वांट टू प्रोड्यूस स्किल्ड लॉयर्स। उसके वास्ते स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसा कि BTech हो, सॉरी MBBS है, उसको भी नहीं करस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते। उसी वजह से ये भी एक प्रैक्टिकल कोर्स है जी। आज आप देखेंगे जब हम पढ़े थे वो ज़माने में जो है सिर्फ 18 सब्जेक्ट थे जी। फर्स्ट ईयर में 6, सेकंड ईयर में 6, थर्ड ईयर में 6। लेकिन आज आप देख रहे हो तो एवरी ईयर 10 सब्जेक्ट्स आ गए। फर्स्ट ईयर में 10 है, सेकंड ईयर में भी 10 है, थर्ड ईयर में तो मोस्टली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेस है, कोर्ट विजिट्स है, मूड कोर्ट्स है, DPC रिकॉर्ड्स है, तो कई प्रैक्टिकल है ताकि वो लोग जो है जब बाहर कॉलेज से लड़का निकलता है तो ही कैन स्टैंड बिफोर द जज और मजिस्ट्रेट जी। उस वजह से जो है इसको पार्ट टाइम में लाना मुश्किल है मेरे को जी। यूनिवर्सिटीज़ का जैसा ताल्लुक़ है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी है हमारे आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद दक्कन में, तो यहाँ पर भी एक लॉ कोर्स होता है, लेकिन स्पेशली लॉ के यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए हैं हिंदुस्तान में। मैं इस पर ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन सा क्या जानना चाहते हैं। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताएं।
हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम? मेरा नाम एहतिशाम है। जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, चंद्रायन गुट्टे पे रहता हूँ मैं। जी जी मेरा एक डाउट था, एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, जी जी, तो जो है मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है जी। तो उसके लिए कुछ गाइडेंस, ऐसा क्या करना पड़ेगा जी और कैसा होगा बोल के ऐसा। जी जी, एहतिशाम साहब, आप ये ज़रूर प्रोग्राम देखते रहिए। तमाम प्रोग्राम आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी आपको मालूमात हासिल होगी। ज़रूर इस पर ही हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में कॉल किया। एक और कॉलों को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन सा खबर क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम? मेरा नाम इकबाल पटेल। जी, इकबाल पटेल। जी जी, फरमाइए पटेल साहब। वही जो वो बीए करे था हमारी वाइफ को, जी उसके जी, बाद क्या करना वो राय कर लेने का था। बीए जो किए हैं वो रेगुलर में किए हैं या डिस्टेंस में किए हैं? नहीं, रेगुलर में है, कंटिन्यू। रेगुलर में है जी। किस यूनिवर्सिटी से हैं, बता सकते हैं? जी, कौन सी यूनिवर्सिटी से बीए इन्होंने किया है? कौन सी यूनिवर्सिटी से? जी जी, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। बीए के बाद क्या किया जा सकता है, ज़रूर हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था साहब, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ लॉ के स्पेशली बनाए गए हैं, क्या मकसद था इन यूनिवर्सिटीज़ को बनाने? नेशनल यूनिवर्सिटी जो अभी मैं बताया था, जो उसको जो जी। है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ लीगल एजुकेशन एंड टू प्रोड्यूस स्किल्ड लॉयर्स, ये मकसद से जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। मखसूस लॉ के लिए ही ये यूनिवर्सिटी लॉ के कायम लिए की गई। बनाई हालांकि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में एक आर्ट्स जैसा है, साइंस जैसा है, वहाँ पर ब्रांच था, लेकिन इसको मखसूस यूनिवर्सिटी लॉ के लिए ही बनाया गया ताकि वहाँ पर अच्छे से अच्छे बच्चे तैयार बिल्कुल हो सके। करियर इन लॉ में जैसा हमारा आज का टॉपिक है, बहुत सारे वकील बनने के बाद, एलएलबी कोर्स होने के बाद बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अब्दुल्ला साहब ज़रूर इस पर गुफ्तगू करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हिंदुस्तान में आई हुई हैं, तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक LPO करके जॉब्स निकले हैं। ये LPO क्या होते हैं और इसमें किस तरीके से क्या क्या कौन इसमें एलिजिबल होते हैं LPO के जॉब्स के लिए, मैं मोहम्मद समीर जो लीगल एसोसिएट है क्विसलेक्स, जो एक LPO है हैदराबाद दक्कन में, आपका ताल्लुक़, जैसे मैं फरमाया प्रोग्राम की शुरुआत में कि डिस्ट्रिक्ट परभनी महाराष्ट्र से आपका ताल्लुक़ है। फ़िलहाल आप हैदराबाद में क्विसलेक्स कंपनी में एज ए लीगल एसोसिएट काम कर रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये LPO का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या चीज़ होती है। आदाब नाज़रीन, LPO जो अल्फाज है, ये इसके मायने होते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इस अल्फाज के अंदर ही इसके पूरे मायने हैं। जी, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होती है पैसे की कमी के लिए, बाहर कुछ काम होते हैं जो कोर्ट के होते हैं जी, उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस कम करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है जहाँ पे ख़ास तौर पे इंग्लिश ज़बान के जो माहिरात होते हैं जी, उनसे वो काम करवाया जाता है। और ख़ुसूसन तौर पे जो लीगल फील्ड के बंदे होते हैं, जैसे लॉयर्स वगैरह होते हैं, तो उनसे ये काम करवाया जाता है। और LPO इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग किस्म का काम करवाया जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया, लिटिगेशन प्रोसेस हो गई, और अलग अलग किस्म के, और उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी कुछ काम किए जाते हैं। अहम चीज़ मैं माज़रत खाई से रोकूंगा, आपने बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव जो बता रहे थे जी, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जी, तो वहाँ पर जो लॉयर्स का जो काम होता है, एडवोकेट्स का जो काम होता है जी, उसको कम खर्चे में कराने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये काम दिया जा रहा है। ये LPO में इसका काम होता है, ये बताना चाह रहे हैं आप कह सकते हैं उसे, क्योंकि वहाँ पर जो अमूमन डेवलप कंट्रीज होती है जैसे UK US है, वहाँ पर जो लीगल एक्सपेंडिचर होता है बहुत ज़्यादा होता है जी, और कंपनीज के अंदर जो कंपटीशन होता है, ख़ासतौर पे बड़े बड़े लॉ फर्म्स होते हैं, उन कंपटीशन को कम करने के लिए, और जो उनके इंड यूज़र्स है, जो इंड यूज़र कहा जाता है कि उनके जो क्लाइंट्स है उनको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना, और वो भी कम दाम में जी, तो उसके मद्देनज़र डेवलपिंग कंट्रीज़ में और ख़ास तौर पे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ये जो काम है आउटसोर्स खास करवाया तौर जाता पर है। इंडिया जैसी कंट्री में ही ये काम दिया जा रहा है, इसके क्या वजूहात हैं? जी देखिए, इसके पीछे दो पहलू है। जी, एक तो इंडिया में जो है इंग्लिश ज़बान है जी, वो बहुत ही आम तौर पे बोली जाती है, जी, और उसके महारत हासिल हुए बहुत से लॉ ग्रेजुएट्स कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज से हमारे अदर हिंदुस्तान में मिल कंट्रीज, जाते हैं। जैसे हम चाइना को ले सकते हैं। चाइना में उतना ज़्यादा चलन नहीं है इंग्लिश ज़बान का। जी, और बात आती है दूसरी, हमारा जो लॉ का जो बेस है कॉमन लॉ, जी, ब्रिटिश उस पे बेस है, बेस। तो उस वजह से जो सिमिलैरिटीज़ है
दूसरे यूके और यूएस के जो लीगल सिस्टम है वो ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर है। जी जी। लॉ दो किस्म का होता है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ जी। और जो एलपीओज में काम होता है वो अमूमन सब्सटेंटिव लॉ पे बेस होता है जी। तो हमारे जो लॉयर्स होते हैं इंडियन लॉयर्स अमूमन वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं जी। माशाल्लाह, सही बात है। मैं इस पर गुफ्तगू जरूर जारी रखूंगा। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा है और क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताएं। जी, मेरा नाम शेख अहमद है और मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात। जी फरमाइए निजामाबाद से अहमद साहब, आपकी आवाज़ कुछ क्लियर हमें नहीं आ रही है। अभी भी नहीं है सर। जी जी फरमाइए। हमारे दादा की एक प्रॉपर्टी है सर। जी। एग्रीकल्चर लैंड है वो। जी जी। उनको उस लैंड को मेरे दादा का एक्सपायर डेट हो गया। जी, कब हुआ? बहुत साल हो गया 70 में हुआ उनका एक्सपायर डेट 1970। जी जी जी। तो उस पीरियड में क्या है बोले तो पहले कुछ भी नहीं था ना, उसका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे। जी जी। तो अभी अगर वो प्रॉपर्टी गिफ्ट डेट में मैं सोच रहा हूँ ना मेरे नाम पे करवाने के लिए उनका डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है या उसकी वो ना होने की सूरत में किसी और तरीके से कर सकते हैं? जी। आपके वालिद साहब जिंदा हैं? हाँ, हमारे वालिद साहब। आपके वालिद साहब के और भाई बहन हैं? हाँ, एक भाई है और 3 बहन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें कॉल किया। जो भी मुनासिब जवाब होगा ज़रूर। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन सा पर क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम? जी, मेरा इरफान अहमद नाम है और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी इरफान साहब फरमाइए। हाँ जी, मैं ITI कर रहा था। ITI के बाद क्या करना मुझे पूछ रहा था। ITI के बाद क्या करना है? लॉ करना चाह रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया इरफान साहब गुलबर्गा से। जो भी मुनासिब जवाब होगा ज़रूर हम इस पर देखें। LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में अभी हमारे एक लीगल एक्सपर्ट मोहम्मद समीर साहब फरमा रहे थे कि ये LPO क्या होता है। BPO का भी नाम हम अक्सर सुनते हैं कि ये तो एक आम नाम है BPO, कॉल सेंटर्स के रिलेटेड। मैं चांदनी मल्होत्रा साहबा को से दरख्वास्त करूँगा कि ये LPO और BPO का क्या डिफरेंस है, इस पर कुछ आप रोशनी डालिएगा। Hi, good evening. LPO is actually called legal process outsourced, which I think Mr. Sameer can give us a better input after a while. But BPO is business processing outsourced, which is very much in demand nowadays. And when you say what is a BPO, BPO is actually when one company gets into a contract or an agreement with a third party outside of their country to manage one or more businesses of theirs, and that's the reason it's in demand always. Candidates are always in demand in India for this. Now, speaking about India, I'll talk about Hyderabad. This is a boom industry right now. जी। और इसके लिए you have to be a graduate. It's compulsory to be a graduate. You can be intern. That is only in a few companies. इंटरमीडिएट भी कोई शख्स हो तो वो BPO में जॉब कर सकता है और ग्रेजुएट वो खाली थोड़े कंपनीज में रहता है। कुड भी उसमें सैलरी का भी एक प्रॉब्लम रहेगा, ज़्यादा हाई सैलरी नहीं मिलते। बट और जो ग्रेजुएट्स होते हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। यू कैन नॉट बी, सम कंपनीज विल नॉट टेक यू इफ़ यू आर अ BTech, एन इंजीनियरिंग कैंडिडेट, और इफ़ यू आर एन MBA कैंडिडेट। इसमें चांसेस है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट. The reason being, very honestly, is because they have this mindset that you will leave the job once you get a better opportunity. You leave the job. So this is like, and when you talk about BPOs, if you can just, I'll give you like a telecom industry. A telecom वो outsource कर देते हैं अपने customer service work to a third party. So which is again like Mr. Sameer said, is cost cutting on their cost there. Also because it helps to manage their business more effectively. So BPO is an industry which is booming, and I think from my point, I've done a lot of interviews. A lot of candidates can get jobs in this, but इसमें 100 बात की एक बात रहती है, English is compulsory. There is no escaping. जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में अर्ज़ किया था कि मैडम जो है वो कन्वर्सेशनल इंग्लिश ट्रेनर भी है, ट्रेन करते हैं MNCs या और भी कंपनीज़ में। जिस तरीके से आपको बातचीत करनी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज़, तो किस तरीके से आपको डूज़ एंड डोंट्स है, उस पर भी हम ज़रूर इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू की जाए।
चांदनी मल्होत्रा मैम साहिबा ने सैकड़ों बच्चों को हैदराबाद हो या बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, पुणे हो, वहाँ पर ट्रेन किया है। आप इनसे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल कीजिएगा। इंटरव्यूज़ किस किस्म के होते हैं, क्या क्या इसमें चाहिए, आपको किस तरीके से पर्सनालिटी आपकी डेवलप करनी चाहिए, इन तमाम सवालों से आप हम आज पूछ सकते हैं। एक और कॉलर को मैं शामिल कर लेता हूँ, देखते हैं कौन साहब है और क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़ी है, मोहम्मद रफ़ीक़ुद्दीन, करीमनगर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए रफ़ी साहब। साहब मैं नसीर साहब का जरा मोबाइल नंबर होना सर। किसका? अभी बीच में बैठ के है ना, उन्होंने नसीर साहब महाराष्ट्र के। मोहम्मद समीर साहब। हाँ, समीर साहब का मोबाइल नंबर होना साहब। जी, आप मुंसिफ टीवी पे आप ज़रूर इनका नंबर ले लीजिएगा। आप ये प्रोग्राम से मुताल्लिक़ परसों हमारे वो निसार साहब उनका भी मैं बात करा, नहीं मिला साहब नंबर मेरे को। वो परसों आप क्या है टॉपिक, मेरे को दूसरा बात करना है। ठीक है, बहुत दूसरा है। जी जी, मैं अर्ज कर दूंगा। आपका आज के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कोई सवाल है? हाँ, नहीं है सर। जी ठीक है, मैं ज़रूर इत्तला दे दूंगा फ़ोन नंबर की जिसका भी आपको चाहिए ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज करियर इन लॉ, यानी एक लॉ ग्रेजुएट के लिए किस किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ खुले हुए हैं, क्या क्या वो कर सकता है अपार्ट फ्रॉम एडवोकेसी, इन चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो ख़वातीन और हज़रात, एक ही दरख्वास्त, आप कहीं जाइएगा मत, हम हाज़िर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।